हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है और शुभ प्रभात सभी को भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो भाई यहाँ पर अगर किसी का कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है तो लोग नाराज़ हो जा रहे हैं। ये भाई गलत बात है ना। मैं कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट पढ़ने की, और अगर किसी का कमेंट रहता है तो उसको तुरंत जवाब देने की, है ना। लेकिन इस समय थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, तो इस वजह से वीडियो जो है अपनी टाइम पे अपलोड ना होके किसी समय भी अपलोड हो जा रहा है। शेड्यूल जो है गड़बड़ चल रहा है थोड़ा, तो इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, है ना। और जैसे ही सब कुछ सही होता है तो उसके बाद सब कुछ सही चलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन सारा कोर्स आपका ख़त्म हो चुका है भाई। जीके का सारा कोर्स ख़त्म हो चुका है। मेंटल एबिलिटी की एक दो मतलब 3-4 चैप्टर टोटल बचे हुए हैं, वो भी आपके बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उसके भी टेस्ट लगेंगे। केमिस्ट्री को उसके बाद फटाफट हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आसानी से। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो और देखेंगे अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं किसके पास है जवाब इसका। देखिए आप जो है एक चीज़ ये किया करिए कि मतलब पहले आप जवाब दिया करिए। चलो भाई आप जवाब जब दिया करिए ना तो आप उसको नोट डाउन करते हैं। मैंने इसका ये जवाब दिया था, ये वाला मेरा सही हुआ था या गलत हुआ था, और गलत हुआ था तो उसका राइट आंसर बगल में लिख लिया करिए। इस प्रकार से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में पता चलेगा मैंने भाई 25 में से कितने गलत किए थे, कितने सही किए थे, तभी तो मज़ा आएगा ना, है ना। ये चीज़ होती है पढ़ने की सबसे अच्छी तरीके। भारत का हृदय, तो भाई दिल वालों की दिल्ली हमेशा कहते हैं ना, लेकिन भारत का जो हार्ट है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच में है। इसका भी ध्यान रखना है। भारत को यहाँ पे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। चलो भाई तो इसको देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपको मैंने इधर क्रम लिख दिया है। देखिए सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका रहेगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका है, अच्छा अंटार्कटिक है, ठीक है। अंटार्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक तीनों चीज़ें अलग अलग। देखिए अंटार्कटिक जो महाद्वीप हो गया, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सभी तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अटलांटिक, अंटार्कटिका और आर्कटिक। आर्कटिक और अटलांटिक जो है महासागर हैं, और यहाँ पे अंटार्कटिका जो है ये महाद्वीप है। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे यूरोप, उसके बाद सबसे नीचे जो है हमारा क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा जो है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मस्त एकदम सवाल है। तो भारत जो है सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था, तो ये जो भी आया था 1608 में आया। कहाँ पे आया, तो जहांगीर के दरबार में आया। ये जब भाई इंग्लैंड से चला तो 1606 में चला, इसे आने में 2 साल लग गए। जब इसे पत्र प्राप्त हुआ था 1604 में, यानी जब वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी वहाँ पे जो महाराज थे उनको जब ये पत्र मिला था तो उस समय भाई अकबर ने इस पत्र को भेजा था। तो वहाँ से जब पत्र को लिखा गया तो अकबर के नाम से ही लिखा गया था, यानी वो पत्र यहाँ पर जो भेजा गया था वो अकबर को ही भेजा गया था, अकबर के ही नाम से। लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उनके लड़के कौन बचे थे, जहांगीर, जो उस समय शासक थे। तो जहांगीर को बताया गया था कि भाई आपके पिताजी ने ये किया था। उन्होंने कहा
हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अब नहीं रहे, मैं हूँ। तो जहांगीर ने किसका स्वागत किया था? टॉमस रो को, जो बहुत अच्छे से इन्होंने स्वागत किया। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो आया था। कब आया था? तो 1608 में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों आया था? व्यापार की अनुमति लेने के लिए। आपके पास चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? चलो भाई फटाफट जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो मूरा जो है उनकी माता का नाम है मूरा, जिनके इसी नामकर मूरा के नाम से ही जो है यहाँ पर मौर्य बनाया गया। ठीक है, इसी मूरा से जो है मौर्य को बनाया गया। इनके पिताजी की अगर बात की जाए तो इनके पिताजी जो है महापद्मानंद थे, महापद्मानंद जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और महापद्मानंद जी के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपके साथ परियों का देश कहा जाता है। तो भाई परियों का जो देश है ना, किसे कहा जाता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादित होता है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा शराब बनती है, वो कौन सा देश है? परियों का देश यानी फ्रांस है, जिसको पेरिस यहाँ पर शहर है। ठीक है, पेरिस को जो है यहाँ पर मुख्य रूप से परियों का वहाँ पर शहर कहा जाता है। लेकिन अब देश की बात आ गई तो यहाँ पे फ्रांस को कहा जाता है। छठवां प्रश्न आपके सामने, भारत पूर्ण रूप से कब आज़ाद हुआ था? चलो भाई ये तो जवाब एकदम मस्त है। और आज एक देश जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस का मना रहा है 4 जुलाई को। 4 जुलाई जो है आज एक देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कौन सा देश? तो अमेरिका। अमेरिका जो है आज जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना मना रहा है। चलो भाई, तो यहाँ पे जो है 26 जनवरी 1950 को जो भारत का जिस दिन संविधान लागू हो गया उस दिन भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। यानी उस दिन से भारत पर स्वयं का जो है एक प्रभुत्व हो गया, एक खुद का एक अपना मालिक हो गया, हर चीज़ें भारत के पास हो गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में हम आज़ादी प्राप्त किया। तो वो जो है हमें अर्ध आज़ादी अगर कहा जाए तो मतलब हमें आधी आज़ादी प्राप्ति हुई थी, पूरी आज़ादी नहीं प्राप्त हुई थी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से एकदम आज़ाद हो गए। उस दिन हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थली है? चलो भाई, तो फटाफट जवाब दीजिए। इस समाधि स्थली की अगर बात की जाए तो किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि स्थल उसको क्या कहा जाता है? चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न आप, इसरो का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट दीजिए, इसरो का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? आपका एग्जाम का स्तर जो है ना बहुत हार्ड है ना बहुत लो है, एकदम मीडियम लेवल का है ना। 1-2 प्रश्न आउट ऑफ रेंज आ जाते हैं, नहीं तो आपको 18 में से 20 में से जो है 18 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आप कभी ना कभी सुने हुए होंगे। अगर जीके आपने पढ़ा है तो कभी ना कभी किसी भी प्रकार से उसको सुना होगा। ठीक है, अगर आपने जीके नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से 7-8 क्वेश्चन कर सकते हैं जीके में। ठीक है, आपका स्तर जो है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ पर भाई? कर्नाटक, बेंगलुरु में है। ठीक है, बंगलौर जो इसको हम कहते हैं, बेंगलोर में जो है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? चलो भाई, हमेशा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछता था, इस बार जो यहाँ पर राज्य पूछा गया है। भाई प्रश्न किसी भी प्रकार से आए हमें उसका जवाब एकदम पता रहना चाहिए, है ना, तभी तो मजा आएगा। चलो भाई, तो निम्न में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में।
कहाँ पे? मासिनराम में। मासिनराम में यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, वर्तमान संविधान में वर्णित मूल या मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कितने हैं? तो यहाँ पे मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाएगी तो कितने भाई? तो हमारे पास जो कुल टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो यहाँ पर मौलिक अधिकार थे यानी मूल अधिकार थे वो हमारे पास 6 ही अब बचे हैं, लेकिन हमारे पास मौलिक कर्तव्य जो है वो ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्र की यानी जो सरकार की धरोहर है उसका आपको सम्मान करना है, राष्ट्र का कोई भी चिन्ह है उसका आपको सम्मान करना है, तिरंगे को सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। मतलब इस प्रकार से आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। जैसे आपका अधिकार है कि आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, आप शिक्षा के प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपने धर्म को स्वेच्छा से मना सकते हैं या स्वेच्छा से कोई धर्म भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको ये तो अधिकार है, उसके बाद आपको कुछ और अधिकार दिए गए। मतलब आपके ऊपर और अधिकार जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जो है अधिकार कुछ हमसे ले रहे हैं तो कुछ आपको भी तो देना पड़ेगा हमारे लिए, है ना। संविधान ने इस प्रकार से बनाया, भाई हमारी भी सुरक्षा कौन करेगा? आप ही लोग से मैं करवाऊँगा। मैंने आपको कुछ दिया तो आपसे भी मैं कुछ लूँगा ना, इसीलिए। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने की थी? तो 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा जो है इसको बसाया गया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पर ही स्थित है, फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गुजरात में ही सबसे पहले जो है अकबर ने समुद्र को भी देखा था। 12वां प्रश्न आपके सामने है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व कैंसर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? भाई फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कौन देगा जवाब इसका। भाई कमेंट कर दीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आके कमेंट को देख लूँगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कमेंट में आके देख लूँगा। अभी आपको ऐसे 2-4 दिन की समस्याएं रहेंगी, है ना। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगी मैं भाई क्लास आपकी, ये ना हो कि आपकी क्लास मिस हो जाए। वीडियो तो आपके पास पहुंचा ही दूंगा किसी न किसी प्रकार से। विश्व कैंसर दिवस की अगर बात की जाए तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न, 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? चलो भाई पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, इस चीज़ का जवाब दीजिए। चलो भाई फटाफट। यहाँ पे जो सूरत वाले जवाब वाले हैं वो ध्यान दें कि भाई 1608 में यहाँ पे खोली गई थी। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 1611, तो 1611 के अनुसार जवाब देना है। यानी दक्षिण भारत में जो है सबसे पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की कहाँ पे खोली गई? तो मछलीपट्टनम में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि एकदम व्यवस्थित। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अंग्रेजों की प्रथम कोठी कब खोली गई सीधा, तो उसमें मछलीपट्टनम ही जवाब मिलेगा, 1608 जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जो है कोठी स्थापित नहीं हो पाई थी। इस वजह से जो है मैक्सिमम जगह पे जो है आपको 1611 भी मिल सकता है। लेकिन अगर उसमें जो है उसने डेट मेंशन कर दी 1608 में उन्होंने फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो आपका जवाब सूरत रहना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में जो है आपसे पूछा रहे कि भारत अंग्रेजों की प्रथम कोठी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी, अगर ऑप्शन में सूरत है तो भाई सूरत टिक कर दीजिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अगर सन मेंशन नहीं किया तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके स्तर पर जो है यही जवाब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 14वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कल हमने ब्रह्म समाज देखा था, आज आर्य समाज। सारी चीज़ें जो है आपकी भाई क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज़ें ना हो कि भाई छूट रही हो, वो
टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, अभी करंट से नहीं पूछे जा रहे, परेशान नहीं होना है। करंट मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे कि अभी आपके 18, 19, 20 अगस्त है, ठीक, 18 को आपका पेपर है, तो मैं जो है इसको जो है कोशिश ये कर रहा हूँ कि 20-25 जुलाई तक इसको लोड करूँ, ताकि आप जो है उस चीज़ को एकदम रट डालें, ठीक है। मतलब उधर 1 महीने फ्री हो कि इधर जो है आप दूसरी चीज़ें पढ़ लें, उधर जो है करंट आप पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करंट की चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो इससे वजह से आप जो है थोड़ा सा लेट अपडेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो भी भाई आपको पास 1 महीना मिलेगा, 1 महीना कम ना होवे भाई, बहुत होवे। आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी हैं आर्य समाज के संस्थापक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक लाखों के दान के लिए जाना जाता है, यानी लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है भाई, तो फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसको जाना जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पर लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसने कुतुब मीनार की नींव को रखा था, जिसको जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था, और उसका एक आखिरी मंजिला जो है सिकंदर लोदी के द्वारा भी पूरा करवाया गया था, यानी उसने जो है उसके एक फ्लोर की मरम्मत करवाई और उसको जो है नए सिरे से थोड़ा बनवाया भी था, वो तो सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको करवाया गया है, ठीक है, जो कि ऐबक जो यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थी गुलाम वंश का संस्थापक था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में जो है इसी ने स्थापना की थी। आपके पास 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। चलो भाई नदी आ गई, अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी है, तो फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही है, तो इसका जवाब अगर देखा जाए राइट तो क्या है, अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है यहाँ पर अमरकंटक से निकलने वाली, इसमें से इन नदियों में से एक नदी दिख रही है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। अपना जल कहाँ गिराती है, तो अरब सागर में गिराती है, एस्चुरी बनाती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीरदास से संबंधित है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, कबीरदास से संबंधित कौन सा स्थान है। उनकी यहाँ पर मृत्यु भी हुई थी। जानते हो कबीर जी का एक इंटरेस्टिंग था, उन्होंने सुन रखा था कि मतलब जो वाराणसी में मरता है उसे सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है, तो भाई वो हमेशा स्वर्ग में रहे, वाराणसी में रहे, ठीक है। लेकिन उनको एक बार जो है जाना पड़ा मगहर एक बार जाना पड़ा, और हुआ क्या कि उनकी डेथ वहीं पर हो जाती मगहर में ही। वो जो है काफ़ी वर्षों तक जिए थे, 112 वर्ष तक, लगभग 120 वर्ष तक वो जिए थे, 120 वर्ष तक। उन्होंने जो है एक बार जो है जाने की इच्छा की मगहर में, तो मगहर यहाँ पे राइट है, अच्छा मगहर पहला ऑप्शन, मगहर में उन्होंने एक बार इच्छा जाने की जाहिर की, तो वहीं पर जो है उनकी डेथ हो जाती है, बनारस में उनकी डेथ नहीं होती है। 18वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मैंने तो इसको भाई अनुभव भी किया है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कानपुर जो है, कानपुर भाई जहाँ पे 77% जो है महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हुई हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है, महिला साक्षर जिला जो है कानपुर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या से आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली है, तो प्रश्न आने के चांस यहाँ से बन रहे हैं कि भाई प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जनगणना जो है 2021 के बाद बदलेगी, तो इस बार जो है चांसेस हैं कि इस बार आ सकें प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके सामने, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसका ये तो 1 सेकंड का जवाब है ना। सारी टॉपिक्स को मुझे लेकर चलना है, इसीलिए तो मैं सभी टॉपिक्स पे फोकस करता हूँ, सभी पॉइंट्स पे, कि कोई पॉइंट्स छूटे ना। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, सभी प्रश्नों को मैं घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता हूँ, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहें। तो इसका जवाब जो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे, तो भाई इसका मनीला है, फिलीपींस मनीला में,
ठीक है। ADB का हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस मनीला में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व के किस शहर को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, पवित्र भूमि के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विश्व के किस शहर को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? अयोध्या तो अभी है नहीं इसमें, वाराणसी है जो कि भारत की पवित्र भूमि कहा जाता है, लेकिन जो विश्व की पवित्र भूमि के नाम जाना जाता है वो जेरूसलम को जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था भाई, है ना। और मुस्लिमों को लिए जो पवित्र भूमि मक्का मदीना को कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। लेकिन जो यहाँ पर सबसे पहले अगर पवित्र भूमि की उपाधि को दिया गया है तो जेरूसलम को दिया गया था भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 21वां प्रश्न आपका है, ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी है? इसमें जो आपको नदियाँ दिख रही हैं, वांगो नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, नंद नई नदी है भाई, और यंग टीसी क्यांग नदी और डार्लिंग नदी। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, काफ़ी लोगों को पता चल चुका, डार्लिंग नदी। मरे और डार्लिंग दो नदियाँ प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलिया की, मरे और डार्लिंग नदियाँ, दो नदियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 22वां प्रश्न, थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? चलो इसका फटाफट जवाब दीजिए, भारत का जो है थार का मरुस्थल जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो भारत का जो भाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है वहीं पर है। भारत का सबसे क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत में संविधान में जो कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो भाई यहाँ पर जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल, और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने 24वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? चीज़ों को भाई इस प्रकार से सीख लो कि प्रश्न कैसे भी पूछे, हमको प्रश्न पूरा पूरा मारना है, सही है। और भाई जब जैसे ही एग्जाम हो जिस दिन, उसके बाद जो है कमेंट करके सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग सभी प्रश्न बताइएगा सभी लोग। अब ये ना कि सभी लोग एक ही प्रश्न को याद करके आइएगा, हैं 20 प्रश्न रहेंगे, 20 लोग याद करोगे एक एक तो सभी का याद हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ पहले सभी लोग बता दीजिएगा, मैं भाई कौन सा प्रश्न याद करूँगा, ताकि कुछ लोगों को पता तो चल सके कि भाई कौन सा प्रश्न कौन याद करके आ रहा है ना। पता चले 2 ही 4 प्रश्न मिले तो सभी 20 प्रश्न मिलने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा आपने कितना सही किया भाई। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है भाई, तमिलनाडु है, जहाँ पर सबसे दक्षिणतम स्थली जो है कन्याकुमारी है। भारत की सबसे दक्षिणी स्थली जो है कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न आपके सामने 25वां प्रश्न, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? चलो भाई, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, वहीं पर जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है राजस्थान में। ये जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। वलित पर्वत श्रेणी आपसे पूछेगा, भारत की वलित पर्वत, जिसे आपसे पूछेगा निम्न में से वलित पर्वत श्रेणियों की श्रेणी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे वृद्ध पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो पिछला प्रश्न भाई उसका जवाब देख लेंगे, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा क्या होती है? ईरान, तेहरान और रियाल, ईरान, तेहरान, रियाल। ठीक है, ये रियाल हो गए यहाँ पे। और भाई ये आपके इधर दिनार है, दिनार क्या होता है? इराक बगदाद दिनार, इराक बगदाद दिनार। ठीक है, इराक बगदाद दिनार है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो आज का प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग को देना भाई, कमेंट करके सभी लोग को इसका जवाब देना। ओमान की मुद्रा है, तो ओमान की मुद्रा क्या है, इसका कमेंट करके आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो क्लास को ओवर करेंगे भाई, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। ठीक है,
तो भाई कल इनइक्वालिटी की क्लास चली तो उसको जरूर देखिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए। आज उसके जो है थोड़ा हम जो है एडवांस लेवल के प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे, एडवांस स्तर पे जो है सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है और किसी स्तर पे जाएँ तो वहाँ पर भी प्रश्नों को आसानी से कर सकें। चलो भाई क्लास को ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।